एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे दैनिक दिनचर्या पर यानी डेली लाइफ। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितने रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, नमक, अपमार्जक, साबुन, मोटर वाहन, सीमेंट। तो इन सब से साबित होता है कि रसायनों के बिना हम दैनिक जीवन में कोई कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी शादी समारोह में गए तो वहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लगे हुए हैं, तो वाह क्या बात है, इतना सोचते ही हमारे मुंह में लार का स्रावन हो जाता है। तो आप जानते हो कि उस लार में कौन सा रसायन होता है? नहीं ना। तो हम जानेंगे कि उस लार में कौन सा रसायन होता है, परंतु अपने वापिस चलते हैं उस शादी समारोह में। तो वहाँ हम भरपेट भोजन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भरपेट भोजन करने के बाद पेट का पाचन तंत्र सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे हमारे पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए हम एंटी एसिड यानी क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का यूज करते हैं, जो हमारे पेट के अंदर जाकर अम्लता को समाप्त करता है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उनसे लवण यानी साल्ट का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें लवण प्राप्त होता है। तो हम अब जानेंगे अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं। तो अब चलते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। तो अब अपना टॉपिक शुरू होता है अम्ल। अम्ल यानी एसिड। अब हम चर्चा करेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल शब्द बना है हमारे पास लैटिन भाषा के एसिड से, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बने हैं, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल शब्द किससे बना है? एसिड, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अब हम अम्ल की परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, H+ देते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की विशेषता, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। ये अम्ल की विशेषता है। और नेक्स्ट विशेषता इसकी है कि इसका pH मान, अम्ल का pH मान 0 से 7 के मध्य होता है, 0 से 7 के मध्य होता है। तो अम्ल की विशेषता क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, इसका pH मान 0 से 7 के मध्य होता है, यानी 0 से अधिक 7 से कम। और लिटमस के बारे में ये एक सूचक होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उदाहरण देखते हैं कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, CH3COOH आदि।
मुख्य मुख्य HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और CH3COH क्या होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अम्ल शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का सामान्य अर्थ क्या होता है, खट्टा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की विशेषता, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल में बदलते हैं। और अम्ल का pH मान 0 से लेके 7 के मध्य होता है। और उदाहरण हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं अम्ल को दो भागों में आगे हम बांटते हैं। अम्ल के बारे में हम जानते हैं, अम्ल दो प्रकार से हैं। एक तो है सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और दूसरा है तनु अम्ल। अब हम देखते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल वह होता है जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक, वह जल अल्प मात्रा में होता है, वह जल अल्प मात्रा में होता है, वह जल अल्प मात्रा में। क्लियर हुआ कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जल की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, वह होता है सांद्र अम्ल। कोई भी विलयन बना सकते हैं अपने। और तनु अम्ल क्या होता है, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा कम, वह जल की मात्रा अधिक होती है, वह जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तनु अम्ल जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है। अब देखते हैं कि किन किन तत्वों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल के कौन कौन से स्रोत है, अम्ल किन किन से मिलता है, किस में किस की मात्रा होती है। तो हमारे पास है तत्व और अम्ल। तो बात करते हैं अपने सिरका में। सिरका में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद हम बात करते हैं इमली। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद हम बात करते हैं नींबू। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद में शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जो चलते हैं ना अपने बाजार में, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद में मक्खी के डंक में, मधुमक्खी हो या चींटी हो, उसके डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ये जब डंक लगाती है तो ये फार्मिक अम्ल हमारी बॉडी में ये छोड़ देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूध में, दूध या दही। दूध और दही में दोनों में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने चाय। चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। और नेक्स्ट बात करते हैं हरा कशीस। हरा कशीस तत्व में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल।
ठीक है, तो ये तत्व है जिनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल, मक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल और हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अम्ल के बारे में जानकारी थी। अब अपने पढ़ते हैं क्षार के बारे में। क्षार यानी बेस, इंग्लिश में से कहते हैं बेस। तो क्षार की डेफिनेशन देखते हैं। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और हमने अम्ल के बारे में क्या पढ़ा था? अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षार OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो अब हम देखते हैं क्षार की विशेषता। क्षार स्वाद में तीखे होते हैं, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल क्या करते थे? नीले को लाल। और क्षार का pH मान 7 से 14 के मध्य होता है, 7 से 14 के मध्य होता है। ठीक है, तो क्षार की विशेषता क्या है? क्षार स्वाद में तीखे होते हैं, क्षार लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला करते हैं। और क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से 14, 7 से अधिक 14 से कम, न कि 7 के बारे में बताऊंगी कि 7 किसका होता है। 7 से अधिक मतलब 7.01 से लेकर 14 के बीच में क्या होते हैं ये, यानी 7.01 से लेकर 13.999 तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये क्षार की क्या थी? विशेषता है। तो क्षार के एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमने पढ़ा था, जो पेट की अम्लीयता को दूर करता है। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के उदाहरण है। तो क्षार के बारे में कहते हैं कि क्षार जल में विलय होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। विलय मतलब घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और इसकी मुख्य बात यह है कि ये अम्ल का एंटी होता है, एंटी का मतलब विरुद्ध, अम्ल का एंटी, अम्ल की सामर्थ्य को क्या करता है? ये कम करता है, अम्ल का एंटी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटी एसिड। क्या कहते हैं? एंटी एसिड, जो अम्ल की प्रबलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और एक लिटमस के बारे में एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे आप याद रखना अनिल, क्या नाम याद रखोगे? अनिल नाम याद रह जाएगा। ए का मतलब क्या होगा? अम्ल, ए का मतलब अम्ल क्या करता है? पहले नी आया तो नीले से, बाद में ले आया तो किस में बदलता है? लाल। नीले से किस में बदलता है? लाल में। और क्षार उसका क्या होता है? एंटी। तो क्षार क्या हो जाएगा? लाल से नीले में। क्लियर हो गया? तो ये थे अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य सी विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार का किसी विलयन में कैसे पता चलता है कि इस विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा कितनी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा का, उसकी उपस्थिति का पता किससे चलता है? वो पता चलता है सूचक में। किससे पता चलता है? सूचक में, जिसे हम कहते हैं सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाना सूचक कहलाता है। क्लियर?
अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाना सूचक कहलाता है। ये अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। ये अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सूचक। तो अब जानते हैं हम सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो बताते हैं कि सूचक हमारे पास है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार से। तो अब हम जानते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक को 3 भागों में बांटा गया है। सूचक को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, उसके बाद में है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित, इसे दूसरा नाम कह सकते हैं संश्लेषित सूचक। और तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। क्लियर? सूचक को 3 भागों में बांटा है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो अब हम जानते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। वे सूचक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त। तो कौन से सूचक वे? प्राकृतिक सूचक, मतलब प्रकृति से मिले। तो उनके उदाहरण हैं हमारे पास लिटमस और हल्दी। लिटमस और हल्दी ये दोनों प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो कृत्रिम सूचक जो रसायनों द्वारा निर्मित होते हैं, रसायनों द्वारा निर्मित तो रसायनों द्वारा निर्मित सूचक है हमारे पास। एक तो फिनोप्थलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। और अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक। वे सूचक जो अम्लीय क्षारीय माध्यम में उनकी, अब बात करते हैं हम गंधीय सूचक की। वे सूचक जो किसी गंध या उसका स्वाद को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। तो वो हमारे पास है प्याज का रस, वेनिला। ये इसके एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि सूचक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल लिटमस और हल्दी। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जो रसायनों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है जो हमारे हाथों से या कोई टेक्निक से हम तैयार करते हैं, वो होते हैं कृत्रिम सूचक। और कृत्रिम सूचक के उदाहरण है फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक वे सूचक जो अम्लीय क्षारीय माध्यम की गंध बदल जाती है, जैसे प्याज का रस और वेनिला। ये थे सूचक के बारे में। अब हम अम्ल और क्षार की अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम अम्ल और क्षार के बारे में अवधारणा जानते हैं। अम्ल के बारे में सबसे पहले आर्नियस ने दिया था। अम्ल के बारे में आर्नियस की संकल्पना, आर्नियस ये वैज्ञानिक है, इन्होंने अम्ल के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, सबसे सर्वप्रथम आर्नियस। तो अब हम जानते हैं कि आर्नियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है। तो आर्नियस के अनुसार अम्ल वही परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, अम्ल वही डेफिनेशन कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये आर्नियस के अनुसार परिभाषा थी अम्ल की। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको तोड़ते हैं, एक तो हमारे पास निकलता है H+ और दूसरा निकलता है Cl-। ये इनके ऊपर जो होते हैं ये होते हैं आवेश, जो प्लस और माइनस में लगे हुए हैं ये होते हैं आवेश।
तो हाइड्रोजन पर किस प्रकार का आवेश है, धनात्मक, और क्लोरीन पर किस प्रकार का आवेश है, ऋणात्मक। तो यहां पर ये देखो क्या दे रहे हैं, H प्लस हाइड्रोजन आयन, H प्लस हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, तो ये है अम्ल। और अब H प्लस आयन में, जब H प्लस में आयन में H2O मतलब जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे को मिलता है H3O प्लस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। आर्नियस की परिभाषा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको तोड़ता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। यहाँ पे H प्लस ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, प्लस का मतलब त्यागना और माइनस का मतलब ग्रहण करना। फिर H प्लस में जब हम H2O यानी जल की क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास तीसरा तत्व मिलता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। अब अम्ल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग है, अम्ल को दो भागों में बांटा है। एक तो इन्होंने बांटा प्रबल अम्ल, एक तो है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल, अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं कि वे अम्ल जो पूर्णतः जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो पूर्णतः रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः रूप से जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, क्लियर। वे अम्ल जो पूर्णतः रूप से, ये वर्ड ध्यान रखना, पूर्णतः रूप से जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल में। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित। क्लियर। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COOH एसिटिक अम्ल, जो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, जो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। दूसरा है हमारे पास H2CO3। क्लियर। ये है दुर्बल अम्ल और ये प्रबल अम्ल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रबल अम्ल जो पूर्णतः जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल जो आंशिक रूप से आते हैं, तो वो होते हैं दुर्बल अम्ल। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार की डेफिनेशन देखते हैं, वही सेम डेफिनेशन कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन, क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम तोड़ते हैं K+OH नेगेटिव। तो इसको देखो ध्यान से, ये होता है हमारे पास क्षारीय तत्व है। कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हमने किस में तोड़ा, ये हमारे पास यहाँ पे निकला है पोटेशियम और दूसरा हमारे पास यहाँ निकला है OH नेगेटिव। तो हमने क्षार की डेफिनेशन क्या बोली थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH नेगेटिव देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये क्षार का एग्जाम्पल था आर्नियस के अनुसार। अब क्षार को भी दो भागों में बांटा है इन्होंने, किस किस भागों में बांटा है, तो देखते हैं अपने क्षार को दो भाग, प्रबल क्षार
और दूसरा है दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपने, KOH NaOH। के का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पूरा क्या नाम बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH में Na का नाम सोडियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, तो पूरा नाम इसका क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था प्रबल क्षार। अब हम दुर्बल क्षार के बारे में जानते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपने पास, NH4OH, NH फॉर अमोनियम, OH हाइड्रोक्साइड, ये बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा इसका एग्जांपल है MgOH की ट्वाइस, ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहाँ काम आता है, ये पेट की अम्लीयता को कम करने के काम आता है। तो ये आर्नियस के अनुसार थे हमारे अम्ल व क्षार। अब हम देखते हैं ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। इनकी एक छोटी सी संकल्पना है। इन्होंने बताया कि अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता, अम्ल प्रोटॉन देता, ये प्रोटॉन दाता है, जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही, क्षार प्रोटॉन ग्राही। क्लियर। इन्होंने मुख्य एक ही बात पे जोर दिया है कि अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं, छोड़ते हैं, और क्षार प्रोटॉन ग्राही है, ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार है। अब हम इनके बारे में आगे इनके पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षार की pH मान को कैसे नापते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल व क्षार की प्रबलता की, अम्ल व क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता। अम्ल व क्षार की प्रबलता किस किस में कितनी होती है। अम्ल व क्षार की प्रबलता को मापने का, अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने का, प्रबलता को मापने के सूचक को सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक। अम्ल व क्षार की प्रबलता को किस में मापा जाता है, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक में। इनके द्वारा ही हम अम्ल व क्षार की प्रबलता को माप सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक ये अनेक प्रकार के मिश्रणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें अम्लीय व क्षारीयता की प्रबलता को एक गहरे रंगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सार्वभौमिक सूचक में क्या होता है कि अनेक मिश्रण होते हैं, अनेक मिश्रण होते हैं, और ये जो इसकी विशिष्ट आयनों की जो सांद्रता है उनको रंगों में प्रदर्शित करता है, रंगों में प्रदर्शित करता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
ठीक है। सार्वभौमिक सूचक की विशेषता है कि इसमें अनेक मिश्रण होते हैं और ये रंगों में प्रदर्शित होता है। तो यहां से निकल के आता है अपना टॉपिक पीएच स्केल। सार्वभौमिक सूचक में जो कलर होते हैं वो कहां से निकलते हैं? पीएच स्केल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि पीएच स्केल कहते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगोरिथम, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक लोगोरिथम पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है। क्लियर? पीएच का मान होता है -log10H+। क्लियर? ये पीएच स्केल की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम होता है पीएच स्केल। अब हम देखते हैं अम्लीय व क्षारीय में पीएच स्केल का मान किस प्रकार से निर्धारित। पीएच स्केल तो हम पीएच स्केल को मानते हैं, हमने पढ़ा है कि पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का मान होता है हमारे पास 0 से 14 तक। क्लियर? इसका मध्य बिंदु होता है 7 पर। क्लियर? जो इसकी लोगरिथम की सांद्रता है वो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था 0 से 7 के मध्य, 0 व 7 के मध्य किसकी सांद्रता होती है? अपने पढ़ा है अम्लीय पदार्थों। किनकी होती है सांद्रता? अम्लीय की। क्लियर? और 7 से लेकर 14 के बीच में किसकी सांद्रता होती है? क्षारीय। किसकी सांद्रता है? पीएच मान किसका होता है? क्षारीय और अम्लीय। अब बात करते हैं 7 एकदम मध्य किसका होता है? 7 को हम कहते हैं उदासीन। 7 को क्या कहते हैं? उदासीन। वो होता है शुद्ध जल, वो होता है शुद्ध जल। क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए शुद्ध जल का पीएच मान कितना है तो कितना होगा? 7। 7 से अगर कम है तो किस प्रकार का पदार्थ होगा? अम्लीय। अगर 7 से पीएच मान ज्यादा है तो किस प्रकार का तत्व होगा? क्षारीय। ये देखो यहां से 7 से घटते क्रम में अगर आएंगे तो कौन सा तत्व होगा? अम्लीय। और अगर यहाँ 7 से बढ़ते क्रम में जाएंगे तो कौन सा होगा? क्षारीय। अम्लीय पदार्थ हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, जठरस, ये अम्लीय है। और क्षारीय हमने पढ़े थे NaOH, KOH, NH4OH। क्लियर? अब क्वेश्चन में अगर 7 से कम पीएच मान है तो अम्लीय विलयन होगा, अगर 7 मान है तो उदासीन विलयन होगा, और अगर 7 से अधिक और 14 से कम है तो क्षारीय विलयन होगा। यह समझ में आ गया है कि 0 से 14 तक पीएच स्केल का मान होता है, जिसमें 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्षारीय और 7 होता है उदासीन, जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। क्लियर? तो हम देखते हैं इसका क्या क्या महत्व है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। 7.0 से 7.8 के मध्य कार्य करते हैं। क्लियर? उसके बाद में अगर वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अगर पीएच मान 5.5 से कम हो तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है।
दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है कि अगर 5.5 से कम होता है तो दांत मतलब कहते हैं खुरना प्रारंभ हो जाते हैं। और विशिष्ट उपज के लिए मर्दा में पीएच होती है, विशिष्ट उपज के लिए मर्दा का पीएच मान के लिए मर्दा में पीएच मान, मर्दा का पीएच मान। इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत से प्रकार के तत्व है जिनमें पीएच का बहुत ही महत्व होता है। यहाँ हमने देखे अम्ल और क्षार की सांद्रता का मापन, अम्ल क्षार की परिभाषा। एक बात और है कि जब अम्ल और क्षार की संयुक्त अभिक्रिया होती है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया, अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलके निर्माण करते हैं लवण का। लवण प्लस में क्या बनता है? जल। लवण प्लस क्या बनता है? जल बनता है। मतलब HCl प्लस NaOH। ये क्या अम्ल यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार NaOH, इन दोनों के तहत H क्रिया करता है OH से और Cl करता है Na। तो लवण हमारे पास बनता है यहाँ पे NaCl और जल मिलता है H2O। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला? लवण। क्या बना? लवण। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लवण। यहां से टॉपिक क्या निकला है? लवण। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि लवण किस प्रकार से बना, इसके किस किस प्रकार से रसायन जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। तो हमारे लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ड्रीम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।